नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती लता गोस्वामी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल टीटी नगर भोपाल से आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र, जिसमें हम प्रथम अध्याय अर्थशास्त्र क्या है का अध्ययन करेंगे। बच्चों, कॉमर्स के विद्यार्थी जिन्होंने अर्थशास्त्र विषय को चुना है, उन सभी के लिए सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि वास्तव में अर्थशास्त्र होता क्या है। अर्थशास्त्र एक विकासशील विषय है और जैसे जैसे समाज का विकास होता जा रहा है, जैसे जैसे मनुष्य सामाजिक होता जा रहा है, वैसे वैसे हम अर्थशास्त्र के अध्ययन को और ज़्यादा मजबूती से देखते हैं और इसके अध्ययन से लाभान्वित होते हैं। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जिसको हम पूरी वैज्ञानिक पद्धतियों के अनुसार समझते हैं, इनका अध्ययन करते हैं और इसके आधार पर समाज में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों जैसे परिवार, उपभोक्ता, उत्पादक और श्रमिक, साथ ही साथ राजनीति क्षेत्र में राजनेता, समाज सुधारक और समाज से जुड़े हुए सभी व्यक्ति इसके अध्ययन से लाभान्वित होते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये सीख रहे हैं कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो समाज में होने वाली सभी धन संबंधी गतिविधियों या सभी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, उनकी विवेचना करता है और उनके आधार पर पूरे आर्थिक जगत में जितनी भी समस्याएं हैं जो अर्थ से रिलेटेड हैं या जो धन से संबंधित हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान करता है। अर्थशास्त्र को समझने के लिए हम सबसे पहले इनकी परिभाषाओं को समझेंगे। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम इनकी परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं। बच्चों, अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को हम 4 दृष्टिकोण से देख सकते हैं। अगर हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस को देखें तो इसका पहला दृष्टिकोण धन संबंधी परिभाषाओं का है, जिसको हम W वेल्थ से डिनोट करेंगे। दूसरी इसकी परिभाषाएं सोशल वेलफेयर या कल्याण संबंधी परिभाषाएं हैं। कल्याण संबंधी परिभाषाएं, कल्याण संबंधी परिभाषाओं को हम सोशल वेलफेयर SW से डिनोट करेंगे। और तीसरी परिभाषाएं स्कैर्सिटी यानी दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं हैं। चौथा, दुर्लभता संबंधी परिभाषाओं को हम S यानी स्कैर्सिटी से डिनोट करेंगे। और इसकी जो चौथी परिभाषाएं हैं आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषाएं। आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषाओं को हम वांटलेस डेफिनेशन यानी W से डिनोट करेंगे। तो इस प्रकार हम 4 कैटेगरीज में अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों हम आ रहे हैं धन संबंधी परिभाषाओं पर। बच्चों, अर्थशास्त्र की इन सभी परिभाषाओं को हम एक निश्चित क्रम में पढ़ेंगे। जैसा कि हमें दिख रहा है या हम देख रहे हैं, सर्वप्रथम हम देखेंगे परिभाषाओं का नाम क्या है और दूसरे चरण में हम यह देखेंगे कि परिभाषाएं किस समूह या किस ग्रुप से संबंधित हैं। तीसरे चरण में हम यह देखेंगे कि वास्तव में परिभाषा क्या है और चौथे चरण में हम यह देखेंगे कि परिभाषाओं की विशेषताएं क्या हैं और उसकी कमियां क्या हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम आ रहे हैं धन संबंधी परिभाषा पर। प्राचीन काल में अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान से जोड़कर देखा गया और सबसे पहले प्रोफेसर एडम स्मिथ ने सन 1776 में अपनी लिखी हुई एक पुस्तक जिसका नाम द वेल्थ ऑफ नेशन में किया। इन्होंने सर्वप्रथम अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए यह बताया, अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो चीज़ें अर्थशास्त्र में धन से संबंधित होंगी वही अर्थशास्त्र की विषय वस्तु होंगी। इस प्रकार जब सर्वप्रथम एडम स्मिथ ने सबसे पहले अर्थशास्त्र शब्द को परिभाषित किया या बताया, तो हम एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के जन्मदाता के रूप में देखते हैं या इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इनके अनुयायियों में प्रोफेसर JB से,
जिन्होंने भी अर्थशास्त्र को परिभाषित किया और अपनी परिभाषाओं में धन को अग्रणी मानते हुए अपनी परिभाषाएं दी। जैसा कि हम देख रहे हैं, प्रोफेसर एडम स्मिथ ने सबसे पहले अर्थशास्त्र की जो परिभाषा दी है वह परिभाषा इस प्रकार है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का वह विज्ञान है जो राष्ट्र की संपत्ति के स्वरूप और उसके कारणों का अध्ययन करता है। प्रोफेसर जे.बी. से ने भी अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बताया और उनका कहना यह है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करे। इस प्रकार बच्चों, जब हम अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में देखते हैं तो हम सबसे पहले यही जान पाते हैं कि यहाँ पर जो समूह इन परिभाषाओं को दे रहा है यह वह समूह है जो धन को अग्रणी या धन को मुख्य मानते हुए उसको अर्थशास्त्र के रूप में परिभाषित करता है। अगर हम यहाँ यूँ कहें कि राष्ट्र में जब तक धन मौजूद नहीं है या उपलब्ध नहीं है तब तक हम अर्थव्यवस्था की कुछ समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, जैसे बेरोजगारी की समस्या, कम उत्पादन की समस्या, गरीबी की समस्या। यहाँ अर्थशास्त्रियों ने धन को महत्वपूर्ण मानते हुए उसको परिभाषित किया है। बच्चों, अर्थशास्त्र की यह जो धन संबंधी परिभाषाएं आई तो इसमें इसकी कुछ विशेषताएं हमें दिखाई देती हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, इसकी पहली विशेषता यह है कि अर्थशास्त्र में धन ही अध्ययन का केंद्र बिंदु है। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि यहाँ मनुष्य गौड़ और धन प्रधान है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि धन मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धन के लिए। इसकी तीसरी विशेषता यह है कि यहाँ धन के आधार पर ही राष्ट्र के विकास को मापा गया, यानी यह माना गया कि जिस जगह धन मौजूद है या जहाँ पर धन है वही राष्ट्र विकास कर सकता है या विकसित हो सकता है। जब अर्थशास्त्र की यह परिभाषा आई तो कई आलोचकों ने या कई अर्थशास्त्रियों ने इसकी आलोचना की। उनका कहना यह था कि यह संभव नहीं है कि हम केवल धन को प्रमुख मानें, अतः इसे रोटी मक्खन का अर्थशास्त्र भी कहा गया और इसकी कटु आलोचना हुई। इनकी आलोचनाओं को हम कमियों के रूप में देख सकते हैं। तो इसकी कमियों में सबसे महत्वपूर्ण कमी यही है कि यहाँ पर मनुष्य को गौड़ स्थान दिया गया और धन को प्रमुख स्थान दिया गया, जो कहीं ना कहीं अराजकता या सामाजिक भेदभाव को जन्म दे रहा था। जिन अर्थशास्त्रियों ने धन के शास्त्र की आलोचना की, उनका कहना ये था धन मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धन के लिए। तो यहाँ इन आलोचनाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने कल्याण संबंधी परिभाषा दी। कल्याण संबंधी परिभाषा जो सोशल वेलफेयर या सामाजिक कल्याण को बताती है। अल्फ्रेड मार्शल की परिभाषा, जिसे हम यहाँ देख पा रहे हैं, यह परिभाषा है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। अर्थशास्त्र मनुष्य के साधारण जीवन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करता है। इसमें व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों के उस भाग की जांच की जाती है जो कल्याण की भौतिक सामग्री की प्राप्ति और उसके उपयोग से घनिष्ठ संबंध रखे। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषाओं या भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषाओं में जब प्रोफेसर मार्शल ने अपनी परिभाषा दी तो इनके अनुयायी या इनके समर्थकों ने भी इसका समर्थन करते हुए अपनी परिभाषाएं दी, जिसमें अर्थशास्त्री प्रोफेसर पिगू और प्रोफेसर पेंसन प्रमुख हैं। प्रोफेसर पेंसन ने कहा है कि अर्थशास्त्र भौतिक सुख का विज्ञान है। इन परिभाषाओं के आधार पर हम कल्याण संबंधी परिभाषाओं की विशेषताओं को देख सकते हैं। पहली विशेषता है कि अर्थशास्त्र मानव जीवन या मानव की जो सामाजिक क्रियाएं हैं उनका अध्ययन करता है। दूसरी बात, यहाँ मनुष्य प्रमुख यानी मनुष्य प्रधान है और धन इसके बाद में आता है। तीसरी इसकी विशेषता यह परिलक्षित होती है कि जहाँ अर्थशास्त्र एक विज्ञान है वहाँ पर यह एक कला भी है, क्योंकि यह प्रत्येक उपभोक्ता या प्रत्येक मनुष्य को कलात्मक ढंग से जीने की कला सिखाता है और वह यह बताता है कि मनुष्य किस प्रकार भौतिक कल्याण को प्राप्त कर सकता है। जब हम अर्थशास्त्र की इस परिभाषा को देखते हैं तो इसके आधार पर प्रोफेसर रॉबिन्स ने इसकी कटु आलोचना की
और उनका कहना ये था कि यह परिभाषा भौतिकता के जाल में उलझी हुई है। उनका मानना ये था कि जब प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र को कल्याण संबंधी परिभाषाओं से जोड़ा तो उन्होंने इसमें भौतिक कल्याण को ज़्यादा महत्व दिया, जिसमें यह बताया गया कि प्रत्येक मनुष्य कहीं ना कहीं सुख प्राप्ति के लिए भाग रहा है। और प्रोफेसर रॉबिन्स ने यहाँ पर इस चीज़ की आलोचना करते हुए दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं दी। तो बच्चों, अब हम देखते हैं प्रोफेसर रॉबिन्स की दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं, जिसे हम स्कैर्सिटी रिलेटेड डेफिनेशन कह सकते हैं। प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को भौतिक कल्याण के स्वरूप से हटाकर सामाजिक कल्याण से जोड़ा। यहाँ हम प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषा देख पा रहे हैं। प्रोफेसर रॉबिन्स का कहना है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों तथा उनके सीमित एवं वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। बच्चों, जैसा कि आपने इस परिभाषा को देखा, इसके आधार पर हम यह मान सकते हैं कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में या सभी जगहों पर व्यक्ति के पास उतने साधन नहीं हैं जिनसे वह अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर पाए। यानी यह साधन दुर्लभ है और इनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं तथा इनके वैकल्पिक प्रयोग भी हैं। तो रॉबिन्स की परिभाषा के आधार पर अब हम इनकी विशेषताओं को देख सकते हैं। प्रोफेसर रॉबिन्स की परिभाषाओं की विशेषताओं को अगर हम देखें तो उन्होंने इस परिभाषा को आवश्यकता से जोड़कर देखा है और इन विशेषताओं में पहली विशेषता हमें यह दिखाई देती है, जैसा कि हम देख रहे हैं, कि आवश्यकताएं अनंत हैं। यानी पूरी अर्थव्यवस्था में मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं। इसकी दूसरी विशेषता यह है, आवश्यकताओं की तीव्रता भी अलग अलग है। यानी हम जिन आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं उन्हें तीव्रता के क्रम में कर रहे हैं। जिन वस्तुओं को हमें ज़्यादा ज़रूरी जो हमें लगती हैं हम उन्हें पहले पूरा करते हैं। तो आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर है। तीसरी बात, इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे पास जो मौजूद साधन हैं वह सभी साधन सीमित हैं। इसकी चौथी विशेषता जो हम देख रहे हैं वह यह है कि इन सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोग भी हैं। तात्पर्य यह है कि यहाँ पर जितने साधन हैं हम उनसे कई प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, पर हमारे पास कितने साधन मौजूद हैं यह इस पर निर्भर करेगा। परिभाषाओं की इस क्रम में हम अगली विशेषता यह देख सकते हैं कि यहाँ पर आवश्यकता की तीव्रता जहाँ पर भिन्न है, जहाँ पर साधन भी सीमित हैं और जहाँ साधन वैकल्पिक हैं, वहीं हम यह भी कह सकते हैं कि यह जो साधन है वह सभी उतने सीमित हैं कि इनको अब अलग अलग आवश्यकताओं पर एक ही समय में अप्लाई नहीं किया जा सकता। भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर जे.के. मेहता ने भारतीय परिवेश में अर्थशास्त्र को परिभाषित किया। उनका यह मानना था कि आवश्यकताएं ही दुख का कारण है और हम जहां एक आवश्यकता को पूरा कर लेते हैं तो दूसरी आवश्यकता हमारे सामने आ जाती है। जब हम उसे पूरा करते हैं तो अगली आवश्यकता, उसे पूरा करने पर फिर अगली आवश्यकता जन्म ले लेती है। तो इस प्रकार यह आवश्यकताओं का क्रम निरंतर चलता रहता है जो टूटता नहीं है और वास्तव में यही दुख का कारण है और यही अर्थशास्त्र में समस्याएं उत्पन्न करता है। प्रोफेसर जे.के. मेहता ने इसके लिए दूर दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी। जब हम प्रोफेसर मेहता की परिभाषा को देखते हैं तो उसके आधार पर हम कुछ विशेषताओं को भी देखते हैं। प्रोफेसर जे.के. मेहता का कहना ये था कि आवश्यकताएं ही दुख का कारण है। दूसरा इनका एक जो विशेषता है वह यह दिखाई देती है कि यह आवश्यकताएं अगर हम सीमित कर लें तो कहीं ना कहीं हम अर्थव्यवस्था में समस्याओं को भी कम कर सकते हैं। प्रोफेसर जे.के. मेहता ने अपनी परिभाषाओं में इन आवश्यकताओं संबंधी परेशानियों को कम करने के लिए दूरदृष्टिकोण या दूरदर्शिता को अपनाने की सलाह दी है। उन्होंने इसे एक नए विज्ञान के रूप में देखा है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने अर्थशास्त्र की इन 4 परिभाषाओं को देखा। इन 4 परिभाषाओं के अतिरिक्त एक परिभाषा और हमें दिखाई देती है और वह प्रोफेसर सैमुअल्सन की परिभाषा है जो विकास संबंधी परिभाषा है। तो इस नवीन परिभाषा को भी हम देख लेते हैं। चलिए आते हैं इस परिभाषा। प्रोफेसर सैमुअल्सन की परिभाषा विकसित परिभाषाओं की श्रेणी में गिनी जाती है
और यह परिभाषा ऐसे समय में आई जबकि छोटे छोटे राष्ट्र भी विकास की गति में अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे और वह भी निरंतर विकास के प्रति अग्रसर हो रहे थे। तब प्रोफेसर सैमुअल्सन ने विकास संबंधी जो परिभाषा दी, यहाँ हम देख पा रहे हैं, यह परिभाषा है, अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति और समाज मुद्रा के प्रयोग द्वारा या प्रयोग के बिना ही वैकल्पिक प्रयोगों में काम आ सकने वाले अपने सीमित साधनों का उपयोग एक समयावधि में विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने और उन्हें वर्तमान और भविष्य के उपयोग हेतु समाज में विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के बीच बांटने के संबंध में निर्णय या चयन कैसे करते हैं। प्रोफेसर सैमुअल्सन की यह परिभाषा कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करती है और यह इस बात को इंगित करती है कि यह सभी समस्याओं को न लेते हुए केवल जो आर्थिक दृष्टिकोण है केवल उसी से संबंधित या उसी को संबंधित होकर के बताती है। बच्चों, जहाँ पर हमने अर्थशास्त्र की इन सभी परिभाषाओं का अध्ययन किया, वहाँ हमारा अगला प्रश्न अब यह आएगा कि इन सभी परिभाषाओं में श्रेष्ठ परिभाषा कौन सी है। जैसा कि हम देख रहे हैं, प्रोफेसर एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन संबंधी परिभाषा माना, प्रोफेसर मार्शल ने इसे कल्याण संबंधी परिभाषा माना, वहीं प्रोफेसर रॉबिन्स ने इसे स्कैरसिटी या दुर्लभता संबंधी परिभाषा माना और प्रोफेसर जे.के. मेहता ने इसे आवश्यकता विहीनता और प्रोफेसर सैमुअल्सन ने इसे विकास संबंधी अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से देखा। सभी परिभाषाओं के अवलोकन को करने के बाद हम देखते हैं किसी परिभाषा में वैज्ञानिक प्रणाली होने का गुण है, कोई परिभाषा कलात्मक है, वहीं कोई परिभाषा साधन और साधन के प्रयोग को बताती है। तो इन सभी परिभाषाओं के अवलोकन से हम यह मान सकते हैं कि इन सभी परिभाषाओं में प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा ज़्यादा वैज्ञानिक और ज़्यादा अच्छी या ज़्यादा श्रेष्ठ मानी जाएगी। इसका कारण यह है कि प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा कहीं ना कहीं उस भौतिक कल्याण को बताती है जिसके लिए प्रत्येक अर्थव्यवस्था अपना लक्ष्य निर्धारित करती है और उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ती है। बच्चों, इस सभी के संदर्भ में अगर हम अर्थशास्त्र के सार तत्व की बात करें तो पूरे अर्थशास्त्र का सार तत्व यह है और वह है चुनाव या चयन की समस्या। चुनाव या चयन की समस्या हमें यह बताती है कि मनुष्य की आवश्यकताएं अधिक हैं और उन आवश्यकताओं की तीव्रता में भी अंतर है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वह एक बार ख़त्म होने पर हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि एक आवश्यकता को पूरा करने पर दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है। तो आवश्यकताओं का अंत नहीं होता। हम कह सकते हैं कि आवश्यकताएं असीमित हैं और इन आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर है। प्रत्येक मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार अपनी आवश्यकता को पूरा करता है क्योंकि उसके लिए हर एक नई आवश्यकता या अलग आवश्यकता उसकी तीव्रता को अलग अलग ढंग से बताती है। तो हम कह सकते हैं कि उसकी आवश्यकता की तीव्रता में अंतर है। वहीं इस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे पास जो साधन मौजूद हैं, जैसे मनुष्य की आय या अर्थव्यवस्था में उत्पन्न या प्रयुक्त सभी साधन, यह साधन सीमित हैं और इन साधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं। वैकल्पिक प्रयोग का तात्पर्य होगा कि हम इन साधनों को अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। तो यहाँ फिर से हमारे सामने चयन की समस्या आती है कि हमारे पास जो असीमित आवश्यकताएं हैं उन्हें तीव्रता के क्रम में हम पहले किन्हें पूरा करें इसका चयन करना होगा और जो हमारे पास साधन हैं जो सीमित हैं और जिनके वैकल्पिक प्रयोग हैं इन्हें हम किस प्रकार से अपनी समस्या या अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाएं। तो यह पूरे अर्थशास्त्र का सार तत्व है जिसे हम चुनाव या चयन की समस्या कह सकते हैं। बच्चों, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक मनुष्य कुछ ना कुछ कार्य करता है या अपने जीवन यापन के लिए किसी न किसी प्रकार की क्रियाओं से जुड़ा हुआ होता है। जब हम इन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं तो हमें दो प्रकार की क्रियाएं दिखाई देती हैं। एक वे क्रियाएं हैं जिन्हें हम आर्थिक क्रियाएं कहेंगे और दूसरी वे क्रियाएं हैं जिन्हें हम अनार्थिक क्रियाएं कहेंगे। तो बच्चों, अब हम इन आर्थिक क्रियाओं के प्रकारों को जानेंगे।
आर्थिक क्रिया के प्रकारों में मुख्य रूप से इन क्रियाओं को हम देख सकते हैं। सबसे पहली क्रिया उपभोग की क्रिया है, इसके बाद उत्पादन, फिर विनिमय, इसके बाद वितरण और इसकी अंतिम क्रिया है राजस्व। इन सभी का अब हम क्रमवार अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम आ रहे हैं उपभोग पर। बच्चों, उपभोग को अर्थशास्त्र की या आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र की या आर्थिक गतिविधियों की जितनी भी क्रियाएं हैं सब उपभोग से शुरू होती हैं और उपभोग पर आकर ही खत्म होती हैं। हम सभी व्यवहारिक रूप में अगर देखें तो हम देखेंगे प्रत्येक मनुष्य दिन भर में अपनी कई सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, कई प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करता है और संतुष्टि प्राप्त करता है या अपनी आवश्यकता को पूरा करता है। उपभोग की क्रिया वह क्रिया होगी जिसमें हर एक उपभोक्ता, हर एक व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का या सेवाओं का उपभोग करेगा और उनसे संतुष्टि प्राप्त करेगा या अपनी आवश्यकता को पूरा करेगा। इसे हम आर्थिक क्रियाओं का प्रथम चरण कह सकते हैं। दूसरा, उत्पादन। बच्चों, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, उत्पादन आर्थिक क्रिया की दूसरी प्रक्रिया है। उत्पादन के अंतर्गत उत्पादक या निर्माता जो भी प्रकृति से उपलब्ध वस्तुएं हैं उन सभी के रूप, आकार, स्थान, समय में परिवर्तन कर उन वस्तुओं को उपयोगी बनाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वह उन वस्तुओं के रंग, रूप, आकार, डिज़ाइन या उसके उपयोग में इस प्रकार से परिवर्तन कर देता है कि अब वह उपयोग करने लायक बन जाती हैं। इस प्रक्रिया को ही हम निर्माण की प्रक्रिया या उत्पादन की प्रक्रिया कहते हैं और यही उत्पादित वस्तुएं उपभोग के लिए बाजार में उपलब्ध होती हैं। जैसे जैसे समाज में मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे ही हमारा उत्पादन का स्तर भी बढ़ता जाता है और उन आवश्यकताओं के आधार पर उत्पादक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। यहाँ यह जान लेना भी आवश्यक होगा कि उत्पादन जिन साधनों के द्वारा संपन्न होता है उन्हें हम अर्थशास्त्र में 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी, चौथा संगठन और पांचवा साहस। ये वे 5 साधन हैं जिनके सहयोग से उत्पादन कार्य संपन्न होता है। आर्थिक क्रियाओं की तीसरी क्रिया है विनिमय। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है और जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, विनिमय के माध्यम से हम जो वस्तुएं उत्पादित हो गई हैं उन्हें उपभोक्ताओं तक उपलब्ध कराते हैं। तो विनिमय के अंतर्गत हम बाजार, मूल्य निर्धारण, बैंकिंग, यातायात संबंधी सेवाओं को शामिल कर इनका अध्ययन करते हैं। आर्थिक क्रियाओं का चौथा चरण है वितरण। बच्चों, जैसा कि हम सभी ने देखा कि उत्पादन में हम 5 साधनों का प्रयोग करते हैं। जब इन 5 साधनों के प्रयोग से उत्पादन कार्य संपन्न होता है और धन प्राप्ति होती है तो यह भी आवश्यक हो जाता है कि इस धन को हम इन 5 साधनों में वितरित करें और यही वितरित करने की प्रक्रिया वितरण कहलाती है। इसके अंतर्गत जैसा कि हम देख पा रहे हैं, भूमिपति को लगान, श्रमिक को मजदूरी, पूंजीपति को पूंजी के सहयोग के बदले में ब्याज, संगठन जिसमें वेतन या हम मजदूरी का समावेश कर सकते हैं और साहसी को लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार उत्पादन के 5 साधनों में उत्पादित धन को बांटना ही वितरण कहलाता है। यह आर्थिक क्रिया का चौथा चरण है। आर्थिक क्रिया का 5वां चरण है राजस्व। राजस्व को भी हमने आर्थिक क्रियाओं में शामिल किया हुआ है और राजस्व सरकार का वह विभाग है जिसके अंतर्गत सरकार जनता से कर और अन्य शुल्क के रूप में आय प्राप्त करती है और इसी आय को वह समस्त जनता पर सामाजिक कल्याण के रूप में खर्च करती है। तो राजस्व के अंतर्गत हम सरकार की आय और सरकार के व्यय का अध्ययन करते हैं। आज के लिए मेरा आपसे प्रश्न यह है कि चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का उत्तर भली भांति दे पाएंगे। धन्यवाद।